नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसे बयान से जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कांग्रेस की ओर से महंगाई और दूसरे मुद्दों पर किए गए प्रदर्शन पर ऐसा बयान देते मीडिया के सामने नजर आए हैं, जिस पर अब पूरे देश में बहस गरमाने लगी है। दरअसल सारंग ने कहा है कि आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को पंगु बनाकर महंगाई बढ़ाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है नेहरू परिवार। उन्होंने कहा कि महंगाई 1 या 2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्था की नींव 1 या 2 दिन में नहीं पड़ती। देश की अर्थव्यवस्था 15 अगस्त 1947 को लाल किले से जवाहरलाल नेहरू के दिए गए भाषण की गलतियों की वजह से बिगड़ने लगी है। अब मुझे आश्चर्य होता है, सही मायने में कांग्रेस यदि महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही चाहती है तो उन्हें 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। चलिए, इस बयान के बाद बात अगली खबर की। इस बार मध्य प्रदेश में होने वाले 4 उपचुनाव में जबरदस्त घमासान दिखाई दे सकता है, क्योंकि कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस अपने तेवर पहले भी दिखा चुकी है और वो 15 महीने के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएगी। यानी एक तरफ कांग्रेस सरकार के 15 महीने होंगे तो दूसरी तरफ शिवराज सरकार के। उपचुनाव में इस बार घमासान, कांग्रेस गिनाएगी कमलनाथ सरकार के काम। बीजेपी के पास भी सरकार की कई उपलब्धि। 15 महीने बनाम 15 महीने। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल 4 उपचुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। 29 जुलाई को मध्य प्रदेश कांग्रेस की इस पर एक बड़ी बैठक भी हो चुकी है, तो वहीं बीजेपी में भी बैठक में इस पर मंथन हो चुका है। हालांकि अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला और मुद्दा करीब करीब फाइनल हो गए हैं, जिससे इस बार दमोह उपचुनाव से भी ज्यादा घमासान मचने की संभावना प्रबल हो गई है। पहले आपको बता देते हैं उपचुनाव में कांग्रेस के संभावित मुद्दे के बारे में। कांग्रेस अपनी 15 महीने की सरकार के दौरान चलाई गई फ्लैगशिप योजनाओं को इन उपचुनावों में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए किए जाने और पेंशन बढ़ाने जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। इतना ही नहीं, इस बार मुद्दे में कोरोना भी होगा। इससे पहले कमलनाथ जी से मिलके चले गए अरुण यादव, सचिन यादव जी, और पूरी कांग्रेस एक है। एक किसी दिन किसी कोई पर्सनल वजह से नहीं आ पाता, कोई कोविड का मामला चल रहा है, देख तो रहे हैं कि किस तरह से लोग कहीं वो होगा, तो इसलिए नहीं आए। बाकी जैन वर्मा जी और अरुण यादव जी बड़े अच्छे मित्र हैं, तो नोकझोंक चलती रहती है। ये तो है कांग्रेस का दावा, लेकिन बीजेपी भी कोई हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है। वह भी तैयार है। अगर 15 महीने शिवराज सरकार के काम की बात करें तो कई सफलताएं सरकार के नाम पर हैं। आइए एक नजर सरकार के उन कामों पर डाल लेते हैं जिन्हें उपचुनाव में भुनाया जा सकता है। कोरोना रोकथाम पर सरकार का बेहतरीन प्रबंधन, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना, कोरोना से दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति, किसान सम्मान निधि भी बढ़ाई गई, भूमाफिया रेत माफिया के खिलाफ जारी अभियान, मिलावटखोरों पर भी नकेल, लाडली लक्ष्मी योजना का भी होगा विस्तार। मध्य प्रदेश में नई हवाई सेवाएं शुरू। कोई चुनौती नहीं। शिवराज सिंह जी के चेहरे का कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है और ये हम कई बार सिद्ध कर चुके हैं। दमोह के मुकाबले में कांग्रेस को नहीं रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें अधिकतर सीट बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी को दमोह उपचुनाव में हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन पार्टी एक बार फिर मजबूती के साथ चारों उपचुनाव में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने को तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, इसका फैसला तो आने वाले उपचुनाव में होगा, लेकिन इधर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस
आदिवासी दिवस को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। कांग्रेस 9 अगस्त को प्रदेश भर में बड़े आयोजन करेगी। आदिवासी परंपरा और खेलकूद के जरिए कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज एक बड़ा वोट बैंक है, तभी ये सियासत के केंद्र में रहता है और सभी राजनीतिक दल इसे साधने की कोशिश में जुटे रहते हैं। अब सियासी दलों की नजर आगामी 9 अगस्त पर है। विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त से कांग्रेस प्रदेश की उन 47 विधानसभाओं में जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, आदिवासी महोत्सव मनाने जा रही है, जिसमें आदिवासी परंपरा के साथ साथ खेलकूद के जरिए आदिवासियों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में पहली बार और पूरे देश में यूथ कांग्रेस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, क्योंकि ये हमारा यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है और साथ में क्रांति दिवस भी है और विश्व आदिवासी दिवस भी है। उस दिन हम बहुत धूमधाम से बढ़ चढ़कर पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। लेकिन बीजेपी इसे वोटों की राजनीति मानती है। उसके मुताबिक तो बीजेपी ही आदिवासियों की असली हितैषी पार्टी है और इसे साबित करने के लिए वो अपनी कई कल्याणकारी योजनाएं गिना भी रही है। अटल जी की सरकार बनी तब आदिवासी मंत्रालय बना। आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग से बजट और अलग से प्रावधान करने का पहली बार प्रयास हुआ और आदिवासियों के कल्याण के नाम पर उनकी रोटी कपड़ा मकान की बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी जरूरतें अभी पूरा नहीं कर पाई कांग्रेस। मध्य प्रदेश की 47 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोट बैंक निर्णायक है, लिहाजा ये तय है कि आदिवासी समाज जिस दल के साथ खड़ा हो जाए उसे सत्ता की दहलीज तक पहुंचा सकता है। तभी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने तरीकों से आदिवासियों को साधने में जुटे हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब बात कुछ बड़ी राष्ट्रीय खबरों की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा कह दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा है कि वो राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे। अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने के अंदर सांसद के पद से इस्तीफा देकर सरकारी घर खाली कर दूंगा। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, अब चलता हूं, मैंने सब कुछ सुना, पिता, माँ, पत्नी, बेटी, 1-2 प्यारे दोस्त, सबकी राय के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ, लेकिन यह भी साफ कर दूं कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूं। हैशटैग कर उन्होंने टीएमसी, हैशटैग कांग्रेस, CPIM ये सब बातें भी लिखा मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने फोन भी नहीं किया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं एक टीम प्लेयर हूं, हमेशा एक टीम का साथ दिया है। आगे बाबुल सुप्रियो लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मैं अमित शाह और JP नड्डा जी के पास गया और उन्हें बताया कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। मैं उनका प्यार कभी नहीं भूल सकता। मेरी हिम्मत नहीं उनके पास जाकर ये कहूं, मैंने काफ़ी पहले ही ये फैसला कर लिया था, तो अब उनके पास जाऊंगा तो लगेगा कि मैं मोलभाव कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे गलत ना समझें। रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने सदन में माफी मांगकर एक विवाद खत्म किया, लेकिन माफी मांगने पर अब वो दूसरी मुश्किल में घिर गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता संत कुमार नेताम ने बृहस्पति सिंह के सदन में माफी मांगने पर नाराजगी जाहिर की है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास के प्रदेश अध्यक्ष संत कुमार नेताम के मुताबिक बृहस्पति सिंह ने माफी मांगकर समाज का अपमान किया है, जबकि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों ने उनसे पूरे मामले की जानकारी ली है और समाज के पदाधिकारी इस मुद्दे को लेकर बृहस्पति सिंह के खिलाफ अब मोर्चा खोलने की भी तैयारी कर रहे हैं। जो है ये विधानसभा में जो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उस पर जो उसने विधानसभा में जो माफ़ी मांगा है, वो हमारा जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद उसके जो माफ़ी है उसको उचित नहीं मानता। बृहस्पति सिंह को माफ़ी नहीं मांगना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में 80 लाख आदिवासी रहते हैं, उनका सम्मान दृष्टिकोण से उनका जो माफ़ी मांगना बिल्कुल गलत है। और जो भी व्यक्ति उनको माफ़ी मांगने के लिए जो भी यानी उनको दबाव डाला है, वो दबाव डालना भी उचित नहीं है। यदि वो अपनी बातों पर खरा उतरेंगे तो निश्चित रूप से हम उनको सपोर्ट करेंगे, आदिवासी समाज मदद करेगा। एक सरकारी बाबू की कलम में क्या ताकत होती है, इसकी नज़ीर कांकेर का एक मामला है, जहां रातों रात एक जमीन का मालिक बदल गया, एक राजा रंक बन गया, एक जमींदार फरियादी बन गया। किसने चलाई थी वो कलम, कौन था वो सरकारी बाबू, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। जमीन जायदाद ने दुनिया में बड़े बड़े फसाद खड़े कर दिए, अपनों के बीच बंटवारा करा दिया, भाई के खिलाफ भाई को उन अदालतों में खड़ा कर दिया जहां खून के रिश्ते, जमीन के टुकड़ों की लड़ाई कागजों के टुकड़ों के जरिए पीढ़ियों तक लड़ते हैं। जिसके कागज में वजन होता है वो अदालतों में जमीन का मालिक कहलाता है। हालांकि अदालतें कागज का वजन तो भांप लेती हैं, लेकिन कागज की सच्चाई का क्या? जो सरकारी नुमाइंदे ने अपनी कलम से लिख दिया, सरकारी कागज में तो वही सच हो गया। खेत में जा था तो मोर भतीजा मन का आके झगड़ा लगा था, इसको हम मत बो, ये हमारा जमीन है करके बोलते। धोखाधड़ी करी ने तब तो नहीं दे सर, यहाँ जाता तो वहाँ आता तो ओकर करत वो वहाँ जा करके बोलते। मामला जरा पेचीदा है, लेकिन इतना भी नहीं कि समझ ना आ सके। दरअसल 65 साल के बुजुर्ग लक्ष्मण सिन्हा की जमीन का 2004 में बंटवारा हुआ। खसरा नंबर 178/1 में वो अपने हिस्से की जमीन के मालिक बन गए। लेकिन फिर यहीं से खेल शुरू हुआ सरकारी कागजों का, जिसे पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने अपनी कलम के जरिए लक्ष्मण सिन्हा से छीन कर उनके भाई का बना दिया और कह दिया कि अब चक्कर लगाते रहो सरकारी दफ्तरों और अदालतों का और भटकते रहो इंसाफ के लिए। 178/1 के जमीन जो फ्रंट में रही से देवरी रोड से लगे ओला पीछे का दिन है, अब पटवारी करे है। हाँ, शिकायत करे हूँ। एक बार सरकारी कागजों में हेर फेर हो जाए तो फिर मामला जांच से आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि जो जांच करेगा वो भी तो हेर फेर करने वाली बिरादरी का होगा। कोर्ट में कुछ छेड़छाड़ संबंधी उन लोग शिकायत की है, जिसका मैंने तहसीलदार कांकेर को जांच के लिए लिखा हुआ है। 3 दिवस के भीतर उनको जांच रिपोर्ट मांगा गया है। जो जांच रिपोर्ट आने के उपरांत में ही पता चलेगा क्या चीज़ का मसला है, और अगर इसमें कोई दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये भारत देश है जनाब, यहाँ तकदीर ही किसी को राजा से रंक नहीं बनाती। यहाँ तो एक सरकारी बाबू भी रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता है। 65 साल के इस बुजुर्ग लक्ष्मण सिन्हा को देखकर तो यही कहा जा सकता है। प्रकाश ठाकुर, बंसल न्यूज, कांकेर। चलिए बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबानियों की हिंसा में पाकिस्तानी लड़ाके भी बराबरी से शामिल हैं, क्योंकि ऐसे कई लड़ाकों को अफगानी फोर्सेस ने मार गिराया है जो पाकिस्तानी सेना में अफसर हैं। इनके पास से पाकिस्तानी आई कार्ड भी मिले हैं। अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका की मदद से तालिबानियों के कब्जे वाले कई गांव खाली करा लिए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेरात में भारतीय मदद से बने सलमा डैम पर हुए एक हमले को भी नाकाम किया गया है। मुठभेड़ के दौरान कई तालिबानी फाइटर्स मारे गए। कई ऐसे भी लड़ाके हैं जिनके पास से पाकिस्तानी आई कार्ड बरामद हुए। ये इस बात का इशारा है कि तालिबानी हिंसा और उसके पैर जमाने में पाकिस्तान भी पूरी तरह से शामिल है। अफगानी फोर्सेस ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरों ने पाकिस्तानी सेना के अफसर जावेद को मारा। जावेद लोगार, पकीता और पकतिया में तालिबानियों को लीड कर रहा था। इससे पहले भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान आया था। उन्होंने तालिबानियों का समर्थन करते हुए बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सीमा पर जो शरणार्थी कैंप हैं उन पर पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता, कार्रवाई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि तालिबानी कोई आर्मी का हिस्सा नहीं है, फोर्स नहीं है, वो आम लोग हैं। ऐसे में उन शरणार्थी कैंपों पर जहां तालिबानी या फिर अफगानिस्तानी रह रहे हैं, पाकिस्तानी सेना कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।
और अब उसके बाद ये खबर ये बता रही है कि पाकिस्तानी सेना भी अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ मिलकर लड़ रही है। और अब बात टोक्यो की। इन दिनों दुनिया में ओलंपिक का खुमार है। खेल के मैदान में और उसके बाहर इसको लेकर प्लेयर्स और दर्शकों में दोनों में जुनून है, पैशन है, रोमांच भी भरपूर है। लेकिन हम आपको एक दिलचस्प बात इस खबर के जरिए बताते हैं। इस बार के ओलंपिक में खेल के रोमांच के साथ साथ इश्क की भी कमी नहीं है। कई ऐसी जोड़ियां हैं जो या तो शादीशुदा हैं या इंगेज्ड हैं या फिर एक दूसरे को रियल लाइफ में डेट कर रही हैं। आपको ऐसी 10 खूबसूरत जोड़ियों के बारे में बताते हैं जो इस बार टोक्यो ओलंपिक 2021 में अपना हुनर बिखेर रहे हैं। जोड़ी नंबर 1, अतनु दास और दीपिका कुमारी। भारत की दीपिका कुमारी और अतनु दास, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जाने से कुछ वक्त पहले ही शादी की है, अब ओलंपिक में इनसे काफी उम्मीदें भारत को हैं। दूसरी जोड़ी, मेगन रेपिनोई और सू बर्ड। अमेरिका की विमेन्स सॉकर टीम की मेगन रेपिनोई और विमेन्स बास्केटबॉल की सू बर्ड की मुलाकात रियो ओलंपिक 2016 में हुई थी। अब दोनों एंगेज्ड हैं और 2021 टोक्यो ओलंपिक में लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। तीसरी दिलचस्प जोड़ी, तारा डेविस, हंटर वुडहॉल। अमेरिका की ही फील्ड खिलाड़ी तारा डेविस और मेंस ट्रैक और फील्ड पैरालंपिक के हंटर वुडहॉल जोड़ी के जरिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। चौथी दिलचस्प जोड़ी टोक्यो 2021 से, लॉरा और जैसन केनी। लॉरा और जैसन केनी पति पत्नी हैं, दोनों ब्रिटेन के साइकिलिस्ट हैं। अगली जोड़ी, मेगन जॉन्स और सेलिया क्वानसा। मेगन जॉन्स और सेलिया क्वानसा दोनों ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, रग्बी टीम का हिस्सा हैं। चर्चित जोड़ी हैं 2021 टोक्यो ओलंपिक के। अगली और छठी जोड़ी सैंडी मॉरिस और टायरोन स्मिथ हैं। अमेरिका की वीमेंस ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी सैंडी मॉरिस और बर्मुडा के लॉन्स जंप एथलीट टायरोन स्मिथ ने 2019 में शादी की थी, पति पत्नी हैं। ये जोड़ी भी सुर्खियां बटोर रही है। सातवीं और चर्चित जोड़ी शार्लोट कैसलिक और लुइस हॉलैंड। शार्लोट कैसलिक ऑस्ट्रेलिया की वीमेंस रग्बी टीम में हैं, जबकि लुइस हॉलैंड मेंस रग्बी के लिए खेलते हैं। कोविड के चलते इनकी शादी पिछले साल टल गई थी, जल्दी ही शादी के बंधन में बंधेंगे। अनीता उर्तेज और अमांडा चिडेस्टर अगली जोड़ी हैं। मेक्सिको की अनीसा उर्तेज और अमेरिका की अमांडा चिडेस्टर, दोनों सॉफ्टबॉल प्लेयर हैं। मशहूर चर्चित जोड़ी है। नवीं चर्चित जोड़ी 2021, गैरेक मैनहार्ड और ली कीफर। अमेरिका की मेंस फेंसिंग टीम के गैरेक मैनहार्ड और वीमेंस फेंसिंग टीम की ली कीफर शादीशुदा हैं। 10वीं और अंतिम चर्चित जोड़ी, जॉर्जिया सिमरलिंग और स्टेफनी लॉबे। कनाडा की वीमेंस साइकिलिंग टीम की जॉर्जिया सिमरलिंग और वीमेंस सॉकर टीम की स्टेफनी लॉबे रिलेशनशिप में हैं। तो कुछ गे हैं, कुछ रिलेशनशिप में हैं, लेस्बियन हैं और कुछ पति पत्नी की जोड़ी भी इस बार यानी 2021 ओलंपिक में लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। चलिए, इन चर्चित जोड़ियों की खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए।